मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। महिला आरक्षण होगा या नहीं होगा, 543 में होगा या 850 में होगा, उत्तर को उसका हिस्सा नहीं मिला या दक्षिण को इसका हिस्सा नहीं मिला, ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। और मूल रूप से मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, आरक्षण धीरे 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 हटना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी तरह से महिला आरक्षण भी ये होना चाहिए था, लेकिन फिर आज मैं महिला आरक्षण के पक्ष में क्यों खड़ा हूं? मैं मूल रूप से इसका पक्षधर नहीं हूं कि महिला के लिए या किसी के लिए इस तरह से आरक्षण कर दिया जाए और वो आरक्षित सीटों से जीत कर आए, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन इतने वर्षों तक पुरुषों ने, राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने, यहां तक कि महिला नेता भी जिस पार्टी की सर्वे सर्वा रही, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय में रहा हो, चाहे वो सोनिया गांधी के समय में रहा हो, उन्होंने भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, अंडर रिप्रेजेंटेशन रहा उनको। और इसीलिए आज ये जरूरी हो गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। अब अगर 543 लोकसभा सीटें हैं और उसको बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये सवाल उठ सकता है कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि ये सीटें कैसे बढ़ेंगी। जाहिर है उन सीटों के बढ़ाने का एक ही तरीका है, जनसंख्या। तब ये भी ध्यान में आता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या और तमिलनाडु की जनसंख्या वो तो लगभग एक बराबर है, लेकिन सीटों में तो बड़ा फासला है। ऐसे ही राजस्थान और तमिलनाडु का है, ऐसे ही केरल और छत्तीसगढ़ का है, ऐसे ही ढेर सारे राज्यों का है। तो हिंदी पट्टी के राज्य या उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके साथ ये भेदभाव क्यों? और ये भेदभाव ठीक उसी तरह से हो गया है जैसे आप ये कहते हैं कि वो गरीब को कहकर अमीर को टाल के ऊपर आक्रमण करना है, और यहां उल्टा है, आप कहते हैं कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो तो अमीर हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो अमीर हैं, हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये दोनों लॉजिक कैसे चल सकता है? यानी एक तरफ तो अभी तक ये कहा जाता था कि गरीबों का हिस्सा अमीर मार लेते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि अमीर राज्यों का हिस्सा गरीब राज्य मार ले रहे हैं। अब कोई ये सवाल नहीं खड़ा करता कि भाई जिनको आप गरीब राज्य कह रहे हैं, आखिर उनके यहां संसाधनों का बंटवारा तो आबादी के लिहाज से कम है, उनके यहां तो प्रति व्यक्ति आय इसीलिए कम है, प्रति व्यक्ति संसाधन कम है। और फिर कोई सवाल खड़ा कर देगा कि कोस्टल राज्य, पोर्ट वाले राज्य, एयरपोर्ट वाले राज्य, हाईवे वाले राज्य वो कहां है, इंडस्ट्री कहां ज्यादा लगी हुई, उसके लिहाज से इंसेंटिव मिलना चाहिए। जहां इंडस्ट्री लगी है और जहां नहीं लगी है उन दोनों का तो फर्क होता है। अब सवाल यह है कि इस सब के बीच में कोई खड़ा हो जाए और वो कह रहा है, वो भी अखिलेश यादव, कि भाई महिलाओं को मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे फेमिनिस्ट से, जितने प्रगतिशील किस्म के लोग थे, हम उनसे क्या सुनते थे? महिला एक ही है, महिला गरीब की और अमीर की नहीं होती, महिला किसी जाति की, किसी धर्म की नहीं होती, सबके साथ उसी तरह की मुश्किलें होती। तो आखिर कहां चला गया वो फॉर्मूला, और क्यों उस फॉर्मूले पर काम नहीं हो रहा है? क्यों अचानक महिलाओं को जातियों में, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि विपक्ष क्या रणनीति लेकर चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने आज बड़े साफ साफ लोकसभा, कल बड़े साफ साफ लोकसभा में कह दिया, आज तो उसकी वोटिंग हो जाएगी, बड़ा साफ साफ लोकसभा में कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अगर इसका विरोध करोगे तो मुझे राजनीतिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर मुझे राजनीतिक लाभ नहीं लेने देना चाहते हो तो सब लोग एक साथ मिल जाओ, किसी को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उनको डर लगता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक और बड़ा काम हो जाएगा, जो लंबे समय से लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा था, तो उसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर कैसे लोकसभा में और राज्यसभा में सरकार ये बिल पास कराएगी, क्योंकि 293 उसके सांसद हैं और 360 की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कुछ लोग एब्सटेन करेंगे, क्या कुछ लोग कुछ और करेंगे। ये सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं और जवाब उसका अभी तक वो वोटिंग के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन ये तो सच है कि अगर इस बिल को रोका गया तो उसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिल सकता है, ये साफ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये डर शायद विपक्षी पार्टियों को भी हो रहा होगा। अब कमाल की बात ये कि सब अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जो शरद यादव जो कहते थे कि अरे परकटी महिलाएं आ जाएंगी, वो गांव की महिलाएं नहीं आएंगी, शहर की महिलाएं आएंगी। और जरा अगर एलीट का मसला है तो भैया प्रियंका गांधी एलीट है, सोनिया गांधी एलीट है, मीसा भारती एलीट है, डिंपल यादव एलीट है, सुप्रिया सुले एलीट है, कनिमोझी एलीट है, ये सारे के सारे तो एलीट हैं। इसमें तो कोई दिक्कत दिखती है क्या? और मुझे लगता है कि वो जाति से या धर्म से का मसला नहीं है, ये मसला तो बड़ा साफ है कि जिनके परिवार में राजनीतिक लोग हैं उनको इसका लाभ मिलता है। अब सवाल ये कि उसके बावजूद क्या ये होता हुआ दिख रहा है? क्या ये नहीं हो पा रहा है?
और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि महिला आरक्षण को हर हाल में अब लागू किया जाना चाहिए। और ये जो बंटवारा है 50% का एक प्रोपोर्शनेट कर दिया गया, हालांकि इसमें तो उत्तर भारत के राज्यों का नुकसान हो रहा है और ये जनगणना वाला आंकड़ा भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे कहें तो जनसंख्या तो 1881 से लेकर अभी तक का पैमाना देखें तो उस लिहाज से तो उत्तर भारत की जनसंख्या भी घटी है, उनके भी कम हुए हैं। और आज के समय में जब माइग्रेटेड सोसाइटी है, जब हर जगह माइग्रेशन हो रहा है, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, तो ये उत्तर दक्षिण का भेद करना ठीक है क्या? फिर पूर्व और पश्चिम के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में वहां तो बढ़ी है, महाराष्ट्र में तो हर प्रदेश से जाकर लोग रह रहे हैं, उसका भी सवाल खड़ा होगा। और फिर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या इन राज्यों में वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतती रहेगी? क्या 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी ने इसलिए रोक दिया कि अरे फ्रीज कर दो, उत्तर भारत के लोगों को उनका लाभ न मिल पाए? क्या ये सारी चीजें हो रही थी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो देश के लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जनता को उनका रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए, और उस पर भी मूर्खतापूर्ण बात ये कि अरे सांसद इतने होके क्या करेंगे, विधायक इतने होके क्या करेंगे? तो फिर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हो क्या? क्या सिर्फ सरकारी अधिकारी चलाएंगे क्या? लोकतंत्र में प्रतिनिधि बहुत जरूरी हैं और उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि 850 की लोकसभा बने, विधायक ज्यादा बने और उन लोगों की जवाबदेही भी तय हो। अब कोई ये कह सकता है जब अभी नहीं तय हो पा रही तो तब कैसे तय होगी? ये कह सकते हैं, लेकिन तरीका तो खोजना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह से महिलाओं को उनका ये आरक्षण का अधिकार मिले। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये बिना आरक्षण के मिलना चाहिए था। और एक बात, अखिलेश यादव ने कहा रोटेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो कहा पार्टी को दे दीजिए। ये तो और बड़ी कमाल की बात है, लोकतंत्र में पार्टी को दे दिया जाए, वो अपने लिहाज से चीजें करती रहेगी। अरे भाई, जनता देखेगी, टिकट जिसको मिलेगा वो उनको दे देंगे। और मुझे लगता है कि शायद विपक्षी पार्टियों को यह भी डर लगता है कि कहीं अगर महिला आरक्षण हुआ तो महिला सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना भला सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद तो समाजवादी पार्टी के हैं, उनको तो कहना चाहिए था ठीक है 80 की बजाय अगर 120 हो जाएगी तो हमारी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। फिर क्यों डर लग रहा है इनको? क्या इनको लग रहा है कि मूल रूप से महिला विरोधी विचार इनके पिताजी के, इनकी पार्टी के, इनके गठजोड़ के जो रहे, जो कांग्रेस का समूह रहा है, सहयोगी समूह, वो हमेशा महिला आरक्षण का विरोधी रहा है? क्या उसको ये बड़ा डर लगता है क्या? ये बड़ा सवाल है। अब वोटिंग जो भी हो, लेकिन इतना तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसका विरोध किया, जो विरोध करेगा उसको इसका नुकसान अवश्य होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए।